प्यारे बच्चों, आज हम लोग सहसंबंध के बारे में समझेंगे। सहसंबंध लंबा टॉपिक है, इसीलिए हम इसका पार्ट बाय पार्ट वीडियो आप लोग के सामने लाएंगे। आप लोग ध्यान से पढ़िए, समझिए। परीक्षा उपयोगी है, इससे परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लास 12th और मैट्रिक का एग्ज़ाम जो है मार्च लास्ट वीक या अप्रैल फर्स्ट वीक में हो सकता है। उसके बाद ही क्लास 11th का एग्ज़ाम होगा। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। तो हम लोग इसका थ्योरी पोर्शन आज शुरू करते हैं। तो सहसंबंध का अर्थ एवं परिभाषा तो क्या है? तो सर्वप्रथम फ्रांस के खगोल शास्त्री ब्रावे ने इसके मूल तत्वों का प्रतिपादन किया था। तत्पश्चात इस सिद्धांत को आधुनिक रूप फ्रांसिस गाल्टन तथा कार्ल पियर्सन ने दिया। वास्तविक जीवन में दो या दो से अधिक श्रृंखलाओं में परस्पर संबंध पाया जाता है। मतलब दो चरों के आपसी संबंध को हम लोग सहसंबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए कीमत के बढ़ने पर मांग में कमी होती है। मुद्रा की पूर्ति बढ़ने पर कीमत स्तर में वृद्धि होती है। रोजगार में वृद्धि होने पर उत्पादन में वृद्धि होती है। ऐसी परिस्थितियों में दो या दो से अधिक सांख्यिकीय श्रृंखलाओं का एक साथ अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। इस अध्ययन का उद्देश्य विभिन्न सांख्यिकीय श्रृंखलाओं में पारस्परिक संबंधों की जानकारी प्राप्त करना होता है। सहसंबंध इन पारस्परिक संबंधों की गणना करने की सांख्यिकीय विधि है। मतलब दो चरों के आपसी संबंध को अगर हम लोग ज्ञात करते हैं तो वो सहसंबंध कहलाता है। जैसे मूल्य और मांग के बीच संबंध, मूल्य और पूर्ति के बीच संबंध। जब दो चर राशियों में से एक चर राशि के बढ़ने से दूसरी चर राशियों मतलब यहाँ वेरिएबल बोल सकते हैं, में वृद्धि हो या कमी हो, एवं एक चर राशि की कमी से दूसरी चर राशि में वृद्धि हो या कमी हो, तो उन दोनों चर राशियों में सहसंबंध पाया जाता है। यहाँ चर राशि मतलब होता है जो बदलता है, वेरिएबल जिसका मान बदलता है उसको हम लोग चर राशि कहते हैं। सहसंबंध की प्रमुख परिभाषाएं क्या है? निम्नलिखित है। प्रोफेसर किंग के अनुसार यदि यह सत्य होता है कि अधिकांश उदाहरणों में दो चर सदैव एक ही दिशा में या विपरीत दिशा में घटने बढ़ने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो हम यह मानते हैं कि उनमें सहसंबंध पाया जाता है। जैसे अगर वस्तु का मूल्य बढ़ गया तो उसका मांग क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो वो दोनों क्या हो रहे हैं? विपरीत दिशा में घटने बढ़ने की प्रवृत्ति रख रहे हैं। और एक ही दिशा में जैसे मूल्य बढ़ गया तो पूर्ति भी बढ़ेगा, तो वो एक ही दिशा में अगर दोनों में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो ये दोनों के बीच हम लोग सहसंबंध ज्ञात कर सकते हैं। प्रोफेसर कॉर्नर के अनुसार जब दो या दो से अधिक परिणाम सहानुभूति में परिवर्तन होते हैं, जिससे एक के परिवर्तन के फलस्वरूप दूसरे में भी परिवर्तन हो जाता है, तो वे राशियां सहसंबंधित कहलाती हैं। प्रोफेसर बॉन्डी गठन के अनुसार जब कभी दो या अधिक समूहों अथवा वर्गों अथवा समंक मालाओं में निश्चित संबंध विद्यमान हो तो उनमें सहसंबंध का होना कहा जाता है। अब सहसंबंध की विशेषताएं। तो पहला विशेषता है सहसंबंध एक सांख्यिकीय तकनीक है जिसका प्रयोग दो या अधिक चरों के बीच पाए जाने वाले संबंधों को मापने के लिए किया जाता है। दूसरा विशेषता है सहसंबंध दो या अधिक चरों के बीच पारस्परिक संबंध की दिशा बताता है। तीसरा है सहसंबंध दो या अधिक चरों में पारस्परिक संबंधों की मात्रा भी बताता है। चौथा है सहसंबंध दो या अधिक चरों के बीच कारण परिणाम संबंध को बताता है। ये थी इसकी विशेषताएं। अब इसका क्या महत्व है? तो सहसंबंध का महत्व, तो सांख्यिकी में सहसंबंध का सिद्धांत अत्यंत उपयोगी है। इस सिद्धांत का विकास फ्रांसिस गाल्टन व कार्ल पियर्सन ने प्राणी शास्त्र तथा जनन विद्या की अनेक समस्याओं के आधार पर किया था। अर्थशास्त्र में सहसंबंध के महत्व के बारे में निस ग्रिंजर लिखते हैं, सहसंबंध विश्लेषण आर्थिक व्यवहार को समझने में योग देता है। विशेष महत्वपूर्ण चरों जिन पर अन्य चर निर्भर करते हैं को खोजने में सहायता देता है। अर्थशास्त्री को उन सुझावों को स्पष्ट करता है जिससे गड़बड़ी फैलती है तथा उसे उन उपायों का सुझाव देता है जिनके द्वारा स्थिरता लाने वाली शक्तियाँ प्रभावित हो सकती है।
सांख्यिकीय विधि के रूप में सहसंबंध के महत्व को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। अब हम लोग इसका पॉइंट बाय पॉइंट महत्व को देखते हैं। कारण एवं परिणाम में संबंध स्पष्ट करना। सहसंबंध वैज्ञानिक, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में दो या दो से अधिक घटनाओं के आपसी संबंध को स्पष्ट करता है। यह स्पष्ट करता है कि विभिन्न समस्याओं के कारण और परिणाम में कितना और किस प्रकार का संबंध है। दूसरा है नियमों तथा धारणाओं का निर्माण। सहसंबंध के अध्ययन से चरों के पारस्परिक संबंध की दिशा और मात्रा का ज्ञान होता है। जब यह विदित हुआ कि कीमत के बढ़ने पर मांग घट जाती है और कीमत के घटने पर मांग बढ़ जाती है, तब मांग के नियम का निर्माण हुआ। तीसरा है नीति निर्माण में सहायक। सहसंबंध नीति निर्माण में सहायक होता है। कर की दर और कर संग्रह में ऋणात्मक संबंध होने पर सरकार कर की दरों को कम करती है। इसी प्रकार मुद्रा की पूर्ति एवं मुद्रास्फीति की दर में धनात्मक संबंध होने पर सरकार मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रण करती है। चौथा है इसका महत्व व्यापारिक निर्णय लेने में सहायक। सहसंबंध विश्लेषण व्यापारिक निर्णय लेने में सहायक होता है। इसका कारण यह है कि एक चर में परिवर्तन की प्रवृत्ति से दूसरे चरों में होने वाली प्रवृत्ति का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है और इसी आधार पर व्यापारिक निर्णय लिए जाते हैं। माना जाता है कि सहसंबंध विश्लेषण पर आधारित अनुमान अधिक विश्वसनीय और निश्चित होते हैं। टिप्पेट के शब्दों में सहसंबंध हमारी भविष्यवाणी की अनिश्चितताओं को कम करता है। इस प्रकार हम लोग महत्व को देख लिए। सहसंबंध के प्रकार। धनात्मक अथवा ऋणात्मक सहसंबंध। यदि एक चर मूल्य घटने पर दूसरा चर मूल्य भी घटे अथवा एक चर मूल्य के बढ़ने पर दूसरा चर मूल्य भी बढ़े तो ऐसे सहसंबंध धनात्मक होता है। मूल्य एवं पूर्ति में इसी प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है। यहाँ क्या है? धनात्मक सहसंबंध, दोनों चरों के मूल्य में वृद्धि। यहाँ हम लोग देख रहे हैं श्रेणी x मतलब x चर, श्रेणी y चर, दोनों में क्या हो रहा है? 5, 12, 18, 25, 28 बढ़ रहा है। ये 10, 13, 32, 48, 60 ये भी बढ़ रहा है। तो ये हुआ दोनों चर मूल्यों में वृद्धि। अब दोनों चर मूल्यों में कमी, तो यहाँ पर या तो वृद्धि हो रहा है, अब दोनों चर मूल्य में कमी हो रहा है। जैसे 25 के बाद 20, 20 के बाद 15, तो ये घट रहा है, तो श्रेणी y भी घट रहा है। तो एक साइड हम लोग दोनों चर मूल्यों में वृद्धि को दर्शाए हैं, एक तरफ हम लोग दोनों चर मूल्यों में कमी को दर्शाए हैं। ये है आपका धनात्मक सहसंबंध। अब है ऋणात्मक सहसंबंध। उस दशा में होता है जब एक चर मूल्य के घटने पर दूसरा चर मूल्य बढ़ता हो तथा एक चर मूल्य के बढ़ने पर दूसरे चर मूल्य में कमी होती हो। मूल्य एवं मांग में इसी प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है। यहाँ ऋणात्मक सहसंबंध को हम लोग देख रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है? एक चर में वृद्धि तथा दूसरे चर में कमी। यहाँ श्रेणी x में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है और श्रेणी y में क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। 80 के बाद 70 मतलब घट रहा है। एक साइड हम लोग दिखाए हैं ऋणात्मक सहसंबंध में एक चर में कमी तथा दूसरे चर में वृद्धि। अब इसमें क्या हो रहा है? कमी हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। यह है ऋणात्मक सहसंबंध। दूसरा है सरल आंशिक अथवा बहुगुणी सहसंबंध। तो दो चर मूल्यों के संबंध को सरल सहसंबंध कहते हैं। आंशिक सहसंबंध में दो मूल्यों में एक अन्य स्वतंत्र चर मूल्य का समावेश करके सहसंबंध ज्ञात किया जाता है। बहुगुणी सहसंबंध में तीन या अधिक चर मूल्यों के मध्य सहसंबंध का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है रेखीय तथा अरेखीय सहसंबंध। यदि दो चर मूल्यों के मध्य परिवर्तन का अनुपात समान होता है तो उनमें रेखीय सहसंबंध होगा। इन चर मूल्यों को यदि बिंदु रेखीय पत्र पर अंकित किया जाए तो बिंदु एक सीधी रेखा के रूप में होगी। यह है रेखीय सहसंबंध। x और y के बीच संबंध को निकाला गया है। यहाँ क्या हो रहा है? 5, 10, 15, 20 और ये 4, 8 मतलब दोनों बढ़ रहा है। और ये दोनों का अगर हम लोग ग्राफ पर बनाएंगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। अरेखीय सहसंबंध, जिसे वक्र रेखीय सहसंबंध भी कहते हैं, में एक चर मूल्य के परिवर्तन की मात्रा व दूसरे चर मूल्य के परिवर्तनों की मात्रा एक अनुपात में नहीं होगी। इन चर मूल्यों को बिंदु रेखा पर अंकित करने पर वक्र बन जाता है। ये है अरेखीय। अरेखीय में क्या होगा? हमको सीधा रेखा प्राप्त नहीं होगा। अब है सहसंबंध का परिमाप।
मान। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप सहसंबंध कोरिलेशन को सॉल्व कीजिएगा उसके मैथ को, तो जो आपका आंसर आएगा उसके नीचे आपको ये कोटेशन लिखना पड़ेगा। यदि आपका आंसर 1 आता है तो हम लोग लिखेंगे पूर्ण सहसंबंध, मतलब दो चरों के बीच पूर्ण सहसंबंध है। तो इसलिए इसको ध्यान से देखिए और इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। तो हम लोग परिणाम में देखते हैं क्या, तो सहसंबंध के परिणाम का अनुमान सहसंबंध के गुणांक द्वारा लगाया जाता है। सहसंबंध के निम्न परिणाम हो सकते हैं। पहला है पूर्ण सहसंबंध। तो पूर्ण सहसंबंध मतलब होता है कि अगर आपका आंसर 1 आ जाए तो वो पूर्ण सहसंबंध होगा। दूसरा है सहसंबंध का अभाव, मतलब यदि आपका आंसर 0 आ जाए तो हम लोग कहेंगे दोनों चरों के बीच सहसंबंध का अभाव है। सीमित सहसंबंध, तो सीमित सहसंबंध में क्या होता है, तो जब दोनों श्रेणियों में परिवर्तन समान रूप से नहीं होते हैं तो उनमें सहसंबंध सीमित मात्रा में पाया जाता है। इस प्रकार का सहसंबंध धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। समानता या एक के मध्य होता है। इसमें हम लोग 3 प्रकार के सहसंबंध को देखेंगे। पहला उच्च स्तरीय सहसंबंध, दूसरा है मध्यम स्तरीय सहसंबंध और तीसरा निम्न स्तरीय सहसंबंध। तो इसके हम लोग, इससे हमको अगर दिक्कत हो रहा है तो यहाँ हम लोग समझ सकते हैं कि निम्न स्तरीय सहसंबंध का मान क्या होगा, तो 0 से 0.25 तक। मध्य स्तरीय सहसंबंध में क्या होगा, प्लस 0.25 से लेकर 0.75 तक, और उच्च स्तरीय सहसंबंध में 0.75 से लेकर 1 के बीच होता है मान। इस चार्ट को हम लोग बढ़िया से याद कर लेंगे। यदि आपका आंसर 0 आता है तो सहसंबंध का पूर्ण अभाव, यदि आपका आंसर 0.30 से कम या -0.30 से अधिक आता है तो सहसंबंध की संभावना का अभाव होगा। यदि आपका आंसर 0.30 से लेकर 0.60 तक प्लस में या माइनस में आए तो हम लोग उसको कह सकते हैं सहसंबंध की केवल संभावना, मतलब आपका जो आंसर आएगा सहसंबंध का वो 0 और 1 के बीच में ही आएगा। तो जो भी मान आएगा उसका हमको इधर वाला लिखना पड़ेगा। मतलब यदि आपका आंसर आता है 0.9 तो हम लोग किस में देख सकते हैं, हम कह सकते हैं अधिक परिमाणीय सहसंबंध है। तो इस तरह हम लोग इसको याद कर लीजिए। अब है सहसंबंध ज्ञात करने की रीतियाँ। तो सहसंबंध ज्ञात करने की प्रमुख रीतियाँ निम्नलिखित है। पहला है विक्षेप या बिंदु चित्र रीति, और गणितीय रीति में क्या है, तो कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक है और स्पेयरमैन की श्रेणी अंतर विधि है। तो मतलब हम लोग 3 तरीका से सहसंबंध को ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों, थ्योरी पोर्शन है, थोड़ा उबाऊ है, लेकिन परीक्षा उपयोगी है, इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, कॉपी में याद कीजिए। आप लोगों का एग्ज़ाम बढ़िया जाए, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।